नमस्कार दोस्तों, मेरे प्यारे यूपीएससी और सीजीपीएससी के छात्रों। आज मैं कुछ विशेष टॉपिक को लेकर के आप लोगों के सामने हूं। मैं कुमार ज्ञानेश पिछले 20 सालों से यूपीएससी, सीजीपीएससी और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जो है निरंतर पढ़ाते रहा हूं और कोचिंग चलाते रहा हूं। मैं नॉर्थ इंडिया के लगभग सभी शहरों में, आपका दिल्ली में 20-22 साल था, इसके अलावा जयपुर, इलाहाबाद, लखनऊ, गोरखपुर, पटना, इन सभी राज्यों में भी जो है अलग अलग कोचिंग संस्थानों में जाकर के एज ए गेस्ट फैकल्टी पढ़ाते रहा हूँ। आज मैं यूपीएससी, खास करके यूपीएससी के बच्चों के लिए इस बात को ध्यान दिलाने आया हूं कि आप जब यदि यूपीएससी की तैयारी करना चाह रहे हैं, यूपीएससी को अपना कैरियर के रूप में, अपने गोल के रूप में फिक्स कर रहे हैं, तो कुछ बातों का स्पेशली ध्यान रखना है। क्योंकि आप जानते हैं कि सोशल मीडिया का ज़माना है। जैसे इस बार का पेपर बहुत लेंदी आया, ठीक है, लेंदी था, मैं इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन यूपीएससी का पेपर हमेशा फ्लैक्स कह सकते हैं उसको, जो है कि वह वेरिएबल रहता है, हमेशा डायनामिक रहता है, चेंज होते रहता है। यदि पेपर लेंदी आता है, कठिन आता है, तो भी कोई नुकसान नहीं होता है। पेपर सरल आता है तो ज़्यादा नुकसान होता है। ये मैं किस बेस पे कह रहा हूँ कि पेपर यदि कठिन आता है तो जो अच्छे बच्चे हैं, जो वाकई में रियली मेहनत किए हुए, जो वाकई में डिजर्व करते हैं यूपीएससी क्वालिफाई करने के लिए, उन बच्चों को फ़ायदा होता है। मेरी बात समझने की कोशिश कीजिएगा। यदि पेपर सरल आ गया तो गधे घोड़े सब बराबर हो जाते हैं, और कभी कभी जो अच्छे मेहनत करने वाले बच्चे उतना स्कोर नहीं कर पाते, गधे लोग आपसे आगे निकल जाते हैं। तो उसमें आपको टेंशन लेने वाली बात नहीं है, आपको यूपीएससी के लेवल की पढ़ाई करनी है। तो मैं आज इस बात को लेकर के आपके सामने हूँ कि जो सोशल मीडिया है उसमें कई सारे, मैं कहता हूँ कि 90% जो प्लेटफॉर्म्स है जो यूपीएससी पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनका लेवल यूपीएससी लेवल का नहीं है, क्योंकि उन्होंने कभी यूपीएससी एग्ज़ाम खुद भी ठीक से अपियर होकर के नहीं दिया हुआ है। मैं कह रहा हूँ कि फिर से मैंने कहा 10% अच्छे हो सकते हैं, है भी, इसमें कोई दो राय नहीं है, उसका बेनिफिट आप ले सकते हैं। लेकिन 90% मेरे पास भी ऐसे कई सारे बच्चे पढ़ाने आ जाते हैं, मुझे पढ़ाने का मौका दो, जिन्होंने कभी अभी ठीक से एग्ज़ाम खुद भी नहीं दिया हुआ है। उनको लगता है कि थोड़ा सा पढ़ लिए कॉन्स्टिट्यूशन, थोड़ा सा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, तो लगता है कि ये टॉपिक पढ़ा लेंगे। लेकिन यूपीएससी आपका जो है कोई टाइम पास स्टडी नहीं है। आपको जब तक यूपीएससी के सिलेबस की डेप्थ में समझ नहीं है, तो आप बच्चों को वो नहीं दे सकते हैं। तो डेप्थ में समझ तभी हो सकती है जब कम से कम 2 बार मेंस दिया होगा बच्चा, कम से कम 2 बार मेंस दिया होगा। इस बात को ध्यान रखिएगा, कम से कम 2 बार बोल रहे हैं, एक बार भी नहीं। एक बार तुक्के से भी प्रीलिम्स निकल जाता है, लेकिन 2 बार रेगुलर मेंस दे रहा है, इसका मतलब है कि उसमें वो दम है, वो यूपीएससी क्वालिफाई कर सकता है। किसी कारण से इंटरव्यू में रुक गया या मेंस नहीं हो रहा है, वो अलग मुद्दा हो सकता है, लेकिन कम से कम 2 बार मेंस दिया हुआ हो, उसको ध्यान में रखिए। यहाँ पे राह चलते जो सीनियर्स है वो आपको सलाह दे देते हैं। मेरे पास कई सारे बच्चे पढ़ते हैं, मैं लिटरली बताऊँ, मैं दुखी रहता हूँ कि मेरे पास पिछले कोरोना के बाद से लेकर के अब तक कम से कम 200 बच्चे आपका पढ़े होंगे यूपीएससी के लिए। ऑफलाइन बैच की बात कर रहा हूँ मैं, 200 बच्चे मेरे से गाइडेंस लेने आए होंगे, लेकिन कोरोना के बाद से लेकर के, लेकिन उन 200 बच्चों में मैं दुखी मन से ये कहता हूँ कि सिर्फ 10 बच्चे ऐसे हैं, जो 10 बच्चे ही ऐसे होंगे जो रेगुलर पहली क्लास से लेकर लास्ट क्लास तक किए। अदरवाइज बीच में ही किसी कारण से या तो धैर्य नहीं है उनके पास। अब यदि आपके पास धैर्य नहीं है तो यूपीएससी की तैयारी बिल्कुल मत करो। यदि 2 साल आप जम करके बैठ करके तैयारी नहीं कर सकते तो बिल्कुल मत करो। टाइम पास करने की ज़रूरत नहीं है आपको। तो ईमानदारी के साथ 2 साल डेडिकेटली दे सकते हो, तभी जाके यूपीएससी की तैयारी करो। मैंने फिर से कहा कि 200 बच्चों में 10 बच्चे भी नहीं होंगे जिनको मैं कह सकता हूँ कि पहली क्लास से लेकर के लास्ट सिलेबस तक खत्म होते तक उन्होंने क्लास किया हो। उनको लगता है कि सिलेबस यूं ही, अब सिलेबस खत्म करना मेरे लिए, टीचर्स जो पिछले 5 साल से, 10 साल से, मैं 20 साल से पढ़ा रहा हूँ, मुझे 20 साल से पढ़ाते हुए हो गए, सिलेबस खत्म करना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। 50% सिलेबस मैं आपका जो है बिना फैक्ट्स एंड फिगर्स को, कुछ फैक्ट्स को छोड़ दो, तो कॉन्सेप्चुअल बेस पे 50% सिलेबस यूपीएससी का खड़े खड़े डिफाइन कर सकता हूँ, खड़े खड़े पढ़ा सकता हूँ। एक भी पेज मुझे देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन मेरा उद्देश्य सिलेबस खत्म करना नहीं होता है। जब भी मैं पढ़ाता हूँ, मेरा उद्देश्य होता है कि जो बच्चा मेरे पास सामने बैठा है ना, उसमें अलग अलग प्रकार के बच्चे होते हैं, उन बच्चों को कम से कम समझ में आए। मैं सिलेबस खत्म कर दूंगा, आपको कितना समझ में आएगा? ज्योग्राफी में आपका जो है कहीं पर मैं 100 से 150 घंटे भी पढ़ाता हूँ, कहीं पर 50 घंटे में भी खत्म करता हूँ। लेकिन 50 घंटे में खत्म उन्हीं के लिए फायदेमंद हो सकता है जो पहले से ज्योग्राफी को पहले पढ़ चुके हो, समझ चुके हो। लेकिन जो नया बच्चा है, जो 12वीं पास होकर के मेरे पास अभी एडमिशन लिया हुआ है, उसको समझ में नहीं आएगा। इस चीज़ को ध्यान देने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे मैं इसलिए कि सोशल प्लेटफॉर्म पे खासकर सब्सक्रिप्शन मॉडल चलता है। कई सारे मैंने देखा कि कुछ बड़ी बड़ी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स की संस्थाएं हैं जो सब्सक्रिप्शन मॉडल चला रही है। उसमें क्या कर रही है? सिर्फ टाइम पास कर रही है। कैसे?
कि अलग अलग टॉपिक पढ़ाते जा रही है। एक साल का सब्सक्रिप्शन खत्म हो गया, फिर दूसरे साल का बच्चे ने ले लिया, फिर वो कहाँ से, तो सिलेबस की कंटिन्यूटी ही नहीं बन रही वहाँ पे कि ज्योग्राफी ठीक है 2-3 टॉपिक खत्म हो गए, लेकिन फिर उसके बाद सब्सक्रिप्शन ले लेके फिर से पूरा सिलेबस कवर ही नहीं कर पाते। अभी कुछ दिनों से जब यूपीएससी का प्रीलिम्स का पेपर हुआ तो मेरे पास कई सारे बच्चों ने फ़ोन किया जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से कोचिंग कर चुके थे, 2 साल से 3 साल से 4 साल से तैयारी कर रहे हैं। लेकिन मैं नहीं कहता कि मेरे पास ऑफलाइन जो बच्चे आए हुए वो भी अच्छा कर गए, मैं ये कहता कि क्यों नहीं कि, लेकिन मेरे में कोई कमी नहीं है। मैं जो गाइडेंस दे रहा हूँ, मुझे 20 साल का अनुभव है, 20 सालों से मैं यूपीएससी को ही जिया है मैंने, उसके अलावा मैं दूसरा काम करता भी नहीं हूँ, आता भी नहीं मेरे को। लेकिन जो बच्चा जिसको जिस तरीके से गाइडेंस दिया जाता है वो करता ही नहीं है। मैं बच्चों को कहता हूँ कि जब तक आप मेंस के सिलेबस पे 100% पूरे एक एक टॉपिक पे कमांड नहीं होगी, हर एक क्वेश्चन जो टॉपिक से पूछा गया उस पर लिखने लायक आप नहीं बनोगे, तब तक यूपीएससी का प्रीलिम्स कभी नहीं निकलेगा। मैं यूपीएससी का प्रीलिम्स का टेस्ट भी उस तरीके से लेता हूँ कि उसमें एक टेस्ट सेम टॉपिक का मेंस का रखता हूँ, उसके बाद मैं प्रीलिम्स का रखता हूँ, फिर उसके बाद मेंस का दूसरे टॉपिक्स का मेंस का सिलेबस का टेस्ट रखता हूँ, फिर प्रीलिम्स का रखता हूँ। क्योंकि मेंस में जब बच्चा पढ़ता है तो समझ करके याद करके पढ़ता है। मेंस में आए हुए क्वेश्चंस को ध्यान में रखते हुए कैसे लिखेंगे करके याद करता है, चीज़ों को अच्छे से मेमोराइज करता है। जब इतना कर लेगा मेंस की तैयारी में, तो प्रीलिम्स उसी टॉपिक से जब प्रीलिम्स के क्वेश्चंस बनेंगे, उसी के क्वेश्चंस बनेंगे, तो डेफिनेटली आपका गलत होने की संभावना नहीं रहेगी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कई सारे टीचर्स को मैंने देखा है, हाँ मैं उनको गधे टीचर्स बोलूँगा, ठीक है, मैं मेरा अहंकार नहीं बोल रहा है, लेकिन ये दुख के साथ मैं बोल रहा हूँ कि हाँ वो गधे हैं। क्यों? ये बोलते हैं कि यूपीएससी के प्रीलिम्स का सिलेबस भी डिफाइंड होना चाहिए। सिलेबस डिफाइंड एग्जैक्टली नहीं है, बट उन्होंने एक लाइन में सब चीज़ें बोल दी। जैसे केस स्टडी के क्वेश्चंस आए हैं आपके यूपीएससी के इस बार प्रीलिम्स के क्वेश्चन पेपर में, तो केस स्टडी क्यों पूछ दिया भैया? डिसीजन मेकिंग करके एक टॉपिक है, पॉलिसी मेकिंग है ना, आपके सिलेबस में देखेंगे तो आपका पॉलिसी है। हालांकि ठीक है, पेपर सेकंड की जगह पेपर फर्स्ट जीएस में पूछ दिया उन्होंने, लेकिन जब डिसीजन मेकिंग के क्वेश्चंस आपका किसी सिलेबस का पार्ट नहीं होते, वो आपके करंट अफेयर से भी जोड़ करके चीज़ों को केस स्टडी के रूप में दे सकता है। तो यहाँ पे यूपीएससी का काम आपको नौकरी देना नहीं है, ये चीज़ हमेशा दिमाग में रखिए। यूपीएससी का काम नौकरी देना नहीं है, यूपीएससी का काम अच्छे प्रशासनिक अधिकारी का चयन कर सरकार को रिकमेंडेशन देना है। आ रही बात समझ में? तो डेफिनेटली यूपीएससी स्टैंडर्ड का ही क्वेश्चन पूछेगी। यदि आप नहीं कर पा रहे या टीचर को लग रहा है कि पेपर ऐसे नहीं आना चाहिए, तो टीचर की कमी, उनको सुधारने की ज़रूरत है, हमको अपने आप को इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। एआई का समय है, एआई के समय में इंफॉर्मेशन हर किसी के पास भरी पड़ी है, मेरे पास भी है, पेपर चेक बनाने वाले के पास भी है। तो डेफिनेटली पेपर ऐसा ही बनाया जाएगा जो लगे कि हाँ अपने दिमाग से बच्चा आंसर निकाल सके। एआई में चैट जीपीटी में डाल करके क्वेश्चन का आंसर निकाल ले, ऐसा पेपर नहीं बनाएगा। मेरी बातें समझ में आ रहे हैं आप लोग? तो यहाँ पर आज ये जो वीडियो मैं आप लोग के सामने ला रहा हूँ, उसके पीछे मेरा सिर्फ एकमात्र उद्देश्य है कि यूपीएससी को यदि आप कैरियर के रूप में, एक गोल के रूप में ले रहे हैं, तो किससे गाइडेंस ले, इस बात को ध्यान में रखना है। आजकल 1-to-1 मेंटरशिप का, और वो मेंटरशिप कर रहे हैं जिसको खुद भी ठीक से नहीं पता है, और देखा मैंने उनके पास बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए। मैं उनसे जेलस नहीं हो रहा हूँ, भगवान की दया से मेरे पास इतना है कि मेरा जीवन अच्छा चल रहा है, उनसे जेलस मेरा कोई रोल नहीं है। लेकिन दुख होता है कि जब खुद भी उन्होंने अभी तक ठीक से एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं किया, ठीक से एग्ज़ाम को जानते भी नहीं है, और बच्चों को गाइड कर रहे, मिसगाइड कर। एक टीचर का ईमानदार होना बाकी सब चीज़ों के ईमानदार होने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं हमेशा कहता हूँ कि टीचिंग एक नोबल प्रोफेशन है, इसमें टीचर की ईमानदारी बहुत मायने रखती है, क्योंकि एक टीचर गलत निकल गया तो हज़ारों बच्चों की लाइफ ख़राब हो जाती है, हज़ारों बच्चों का कैरियर बर्बाद हो सकता है। इसलिए कहा गया कि 1-2 डॉक्टर इंजीनियर करप्ट निकल गए, खराब निकल गए तो उतना नुकसान नहीं होगा जितना कि एक टीचर के करप्ट या डिसऑनेस्ट, डिसइंटीग्रेट, या इसलिए इंटीग्रिटी बहुत ज़रूरी होती है किसी भी टीचर के लिए। और मैं दिल्ली में भी था 20-22 साल, वहाँ पे भी मैंने कोचिंग चलाया, वहाँ पे ज्योग्राफी के लिए वेल एक्सपर्ट टीचर के रूप में जाना जाता हूँ। जितने भी बच्चे मेरे पीछे सेलेक्टेड फोटो लगी हुई सब मेरे ज्योग्राफी ऑप्शनल के थ्रू आपका जो है सेलेक्टेड है। तो वहाँ पर भी एक जाना जाता था कि हाँ मैं डेडिकेटली सिलेबस को अच्छे से कवर कराता हूँ, पूरा सिलेबस पढ़ाता हूँ। उतना बड़ा नाम नहीं है मेरा, लेकिन मैं ऑनेस्टी से अपना काम करता हूँ। कारण उसके पीछे कि मुझे मालूम है कि यदि मैं किसी बच्चे के साथ गलत करूँगा तो प्रकृति का नियम को मैं अच्छे से फॉलो करता हूँ, और प्रकृति का सीधा सा नियम है कि जो दोगे वही कहीं ना कहीं आपके पास रिटर्न होकर के आएगा। किस तरीके से आएगा उसको आपकी समझ होनी चाहिए,
समझने की ज़रूरत है, जो इंसान में नहीं है। इंसान उस चीज़ को खो चुका है। तो प्रकृति का नियम इसी को ध्यान में रखते हुए कि यदि मैं ये सोच करके पढ़ाता हूँ बच्चों को कि जो सामने बच्चा है, यदि मैं इसके साथ गलत करूँगा, जितनी मेरी क्षमता है, मेरी भी अपनी लिमिटेशन है, क्षमता है, सुकरात के शब्दों में कहूँ तो मैं भी उतना ही बड़ा ज्ञान हूँ जितना ये जानता हूँ कि मैं कुछ नहीं जानता। मेरी भी अपनी सीमा है, लेकिन कोशिश पूरी रहती है कि ईमानदारी से पढ़ाऊँ। मेरी टीम को भी मैं आपका जो है ये कहता हूँ कि आप सिलेबस खत्म होने पे ध्यान मत दो, अच्छे से पढ़ाओ, इस पर ध्यान दो। उसको इसके लिए मुझे पे भी ज़्यादा करना पड़ता है, आवर्स भी ज़्यादा देने पड़ते हैं। कई बार तो अभी भी नुकसान में ही चल रहा है, उसके बावजूद भी मैं इंस्टीट्यूट चला रहा हूँ। मेरी बातें समझ पा रहे होंगे। तो मैं ईमानदारी इसलिए नहीं पढ़ाता कि क्योंकि वो मेरा कर्तव्य है। मैं इसलिए पढ़ाता हूँ कि प्रगति का नियम है कि यदि मैं आपके किसी बच्चे के साथ गलत करूँगा तो प्रगति कहीं ना कहीं मेरे बच्चे के साथ गलत करेगी ही करेगी। मेरा बच्चा भी कहीं ना कहीं जीवन में उसके लिए भटकेगा या उसके साथ भी कहीं ना कहीं गलत गाइडेंस हो सकता है। मेरे बच्चे भी बड़े हो रहे हैं, जस्ट अभी आईआईटी की तैयारी स्टार्ट किया उसने, जो 10th क्लास में गया है। नेक्स्ट ईयर से आईआईटी की तरह आईआईटी या तो जेई का की तैयारी प्रारंभ, वो भी किसी न किसी कोचिंग से जुड़ेगा। तो मेरे दिमाग में सिर्फ इतना ही होता है कि जो बच्चा मेरे सामने बैठा है वो मेरा अपना बच्चा है, यदि उसको मैं मिसगाइड या किसी भी तरीके से मिसगाइड करूंगा तो प्रगति मेरे बच्चे के साथ मिसगाइड करेगी। ये ध्यान में रखते हुए मैं पढ़ाता हूँ। तो इस तरीके से थोड़ा सा ध्यान रखेंगे आप लोग, जरा सा कोचिंग का सिलेक्ट। जैसे मैंने अभी भी देखा कि ऑफलाइन में जो सीजीपीएससी के टीचर्स है, हर जगह सीजीपीएससी की कोचिंग है, लेकिन यूपीएससी लिख रखा है। किसी की औकात नहीं है यूपीएससी पढ़ाने की। यदि आपके पास पैसा है तो अच्छे टीचर्स खरीद सकते हैं, आप अच्छे टीचर्स ला सकते हैं, बट वो डेडिकेशन पैसे से नहीं आता है, वो जुनून से आता है, जो अंदर से एक मेन नेचर होता है। गीता में इसे स्वधर्म कहा गया है। स्वधर्म का मतलब है कि आपका जो मूल नेचर है उसके अकॉर्डिंग यदि आप काम करते हैं तो आप जी जान लगा करके उसको ईमानदारी से ही कर पाएंगे। सिर्फ पैसे के लिए काम कर रहे हैं तो वो सिर्फ पैसा आएगा, लेकिन ईमानदारी वहाँ पे हो जरूरी नहीं हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। मेरी बातें समझ पा रहे होंगे आप लोग। ईमानदारी से मैं जो आपको कहना चाह रहा हूँ, दुख के कारण दुखी हूँ इस कारण से कह रहा हूँ। बहुत दिनों से प्लेटफॉर्म सोच रहा था डालूं, लेकिन फ्री टाइम नहीं मिल पा रहा था, लेकिन ऊपर वाले ने किसी कारण से अभी तो 1-2 महीने से फ्री टाइम दिए है मेरे को, तो इस कारण से मैं कुछ चीज़ें सोच पा रहा हूँ और उसको यूटिलाइज कर पा रहा हूँ। तो आज मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि यूपीएससी जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं अपने करियर के रूप में, एस्पिरेंट्स है, कोचिंग का चयन करते समय, गाइडेंस का चयन करते समय, मेंटोर का चयन करते समय बहुत ध्यान रखें, उसका पूरा बैकग्राउंड पता करें। 10 लोगों से सलाह मत ले, 10 लोगों से गाइडेंस मत ले, किसी एक को पकड़े और उस पर पूरा भरोसा करते हुए गाइडेंस ले। किसी सीनियर्स से यदि गाइडेंस लेते हैं तो ध्यान रखिए कि वो खुद क्या किया हुआ है। इसलिए खुद 5 सालों से फेल हो रहा है तो उससे गाइडेंस मत ले। हाँ, फेलियर भी कुछ गाइडेंस दे सकता है, लेकिन वो अपनी गलतियां बताए तब कि मैंने क्या क्या गलतियां की जिसके कारण से मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा है। लेकिन ऐसे लोग बहुत कम मिलेंगे। फेल है, अपने फेलियर के लिए किसी दूसरे टीचर पे, किसी कोचिंग संस्थान पे ही ब्लेम लगाएंगे। तो पहले अपनी गलतियां देखिए। मैंने फिर से कहा कि हम लोग अपनी तरफ से, क्योंकि मेरा प्रोफेशन है, मेरे इससे घर चल रहा है, दाल रोटी चल रही है, मैं अपने प्रोफेशन के साथ इनजस्टिस नहीं कर सकता, डिसऑनेस्ट नहीं हो सकता। यदि होऊंगा तो रोड पर होऊंगा। आज भगवान की दया से पिछले 20 सालों से इसी फील्ड में हूँ, इसी फील्ड से मेरा घर चल रहा है, इसी फील्ड से मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं। तो इसलिए मैं पूरी कोशिश, अभी भी 8-10-12 घंटे पढ़ता हूँ, 24 घंटे में 8 घंटे सोता हूँ। उसके बाद सिर्फ मैं पढ़ने और पढ़ाने के अलावा कुछ नहीं सोच पाता हूँ। कभी कभी मेरी वाइफ को भी इससे समस्या होती है कि इसके अलावा तुम्हारे पास कोई काम ही नहीं है। तो मैंने कहा मेरे प्रोफेशन है, उसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता। व्यक्तिगत लाइफ में थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती है, उससे उतना नुकसान नहीं होगा जितना कि प्रोफेशनल लाइफ कॉम्प्रोमाइज़ होने से नुकसान होगा। हमारी वो भी टीचर है तो उतना ज़्यादा नहीं, पूरा फेवर करती है, वो भी पढ़ाती है। इसका वो भी इंटरनेशनल बच्चों को भी पढ़ाती है, यूपीएससी सीसेट वगैरह पढ़ाती है। तो कॉम्पिटिबिलिटी हमारी 16 साल शादी की होगा तो बहुत अच्छी है, उसमें किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ मैं। जस्ट एक सामान्य इंसान के रूप में कुछ कंप्लेंट्स होती है उसकी डिस्कस कर रहा हूँ। तो फिर से लास्ट में, यूपीएससी की तैयारी कोच अच्छे चयन करे। एक बार जब कर ले तो उसी पर विश्वास रखे, हर किसी से सलाह मत ले। जो भी सलाह देता है पहले देखे कि उस फील्ड के बारे में, यदि मैं मेडिकल फील्ड के बारे में कोई सलाह दूं, मुझे कुछ भी नॉलेज नहीं है, तो मेरे से गधा कोई नहीं होगा सलाह देने वाला, और आपसे गधा कोई नहीं होगा यदि मेरी सलाह मानते हैं। तो हमेशा देखिए कि जो सलाह दे रहा है उसका उस फील्ड से क्या संबंध है। एक डॉक्टर सलाह दे रहा है और मैं सलाह दे रहा हूँ तो डॉक्टर की बात मानने की ज़रूरत है, किसी दूसरे की नहीं। मैं पिछले 20 सालों से यूपीएससी के बच्चों को गाइड कर रहा हूँ, एक्सपर्टाइज है मेरे पास।
तो मेरी बातों को ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, न कि किसी अरे गहरे कोई भी आकर के यूपीएससी सीजीपीएससी के बारे में कुछ बोल दे उसकी बातों को। मेरे खुद घर के बच्चे जो आपके जो भतीजे हैं वो भी इस चीज़ को ध्यान नहीं दे पाते। उनको लगता है कि फ्रेंड्स जो बोल रहे हैं ज़्यादा अच्छा बोल रहे हैं, जबकि मैंने पूरी जीवन जिया है कि कैसे कंपटीशन एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं। यदि आप में क्षमता है 2 साल मेरे साथ जुड़िए, आपकी क्षमता यदि होगी तो मैं आईएएस बनने लगा, आप खुद बन जाओगे। बनाना कोई नहीं, मुझे भी नहीं बना सकते जब तक आप खुद मेहनत नहीं करो। मैं सिर्फ गाइड कर सकता हूँ, कोच कर सकता हूँ। विराट कोहली एक सक्सेसफुल प्लेयर है, आज भी कोच लेकर के चलता है। क्यों? क्योंकि कोच की ज़रूरत 24/7 आवर्स रहती है, हर जगह पे रहती है। यहाँ पे आपको सिलेक्शन तक हमारी ज़रूरत है, फिर लाइफ में भी कई ऐसी प्रॉब्लम्स आएगी, आप कितने भी बड़े अधिकारी बन जाए, जो जीवन में हमने 50 सालों के अनुभव में प्राप्त किया वो आपको वहाँ पे हेल्प कर सकती है। तो वहाँ पर भी कोच की ज़रूरत एक लाइफ के रूप में भी आप अधिकारी बनने के बावजूद भी हो सकता है। इन बातों को ध्यान में रखना है। थैंक यू। बाकी मेरा किसी को दिल दुखाने का या किसी को कोई अहंकार या ईगो मेरे में नहीं है। मैं कोशिश करता हूँ कि ईगो मेरा जीरो रहे, क्योंकि मैं अध्यात्म से भी पिछले 5 सालों से अच्छे से काम कर रहा हूँ। उस पर भी जो है इतना मेरा कंट्रोल है मानसिक रूप से कि मुझे किसी को हर्ट करने की, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें कभी कभी टफ बोलनी पड़ती है बीमारियों को ठीक करने के लिए। कड़वी दवाई देनी पड़ती है और पीनी भी पड़ती है। मैं सबसे पहले अपने में कमियां देखता हूँ, मेरे में जो कमियां थी उसको मैं धीरे धीरे फिर सुधारते रहता हूँ। आज भी सोचता हूँ कि अभी तक मेरे पढ़ाने के बावजूद 20 सालों से पढ़ा रहा हूँ, उसके बावजूद भी लगता है कि मेरा बेस्ट आना अभी भी बाकी है। तो आप लोग मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। आपका यूपीएससी के गाइडेंस के लिए डेली लाइव क्लासेस व फ्री ऑफ कॉस्ट सभी बच्चों के लिए अवेलेबल है। रात को 9:30 बजे, कौन टीचर 9:30 बजे फ्री ऑफ कॉस्ट? ठीक है, यूट्यूब चैनल बढ़ाना एक उद्देश्य हो सकता है, लेकिन के लिए मेहनत तो मैं कर ही रहा हूँ। 1.5-2 घंटे करंट अफेयर पढ़ाने के लिए मुझे 1.5-2-3 घंटे डेली बैठना पड़ता है चेयर टेबल पे और कंटेंट निकालना पड़ता है। 5 घंटे की मेहनत सिर्फ मैं करंट अफेयर के लिए कर रहा हूँ, उसका फ़ायदा ले सकते हैं। थैंक यू।